गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। ईवीएस में मैंने आपको सिलेबस बता दिया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पिछले लेक्चर में ले लिया था। आज का जो लेक्चर है वो शुरू हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट यूनिट चल रही है अभी हमारी। तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। तो संसाधन क्या होता है, संसाधन का मीनिंग क्या होता है? संसाधन यानी रिसोर्सेज। रिसोर्स को अगर हम तोड़ते हैं तो रिसोर्स री मतलब दीर्घ अवधि, सोर्स यानी साधन। तो रिसोर्स यानी संसाधन का मतलब होता है दीर्घ अवधि साधन। और जो मनुष्य है वो जिन स्रोत के ऊपर दीर्घ अवधि पर डिपेंडिंग रहता है, मतलब एक मानव जो है वो संसाधन जो रिसोर्सेज जो होते हैं, संसाधन जो होते हैं वो मानव के लिए एक स्रोत हैं जिनके ऊपर मनुष्य बहुत लंबे समय तक यानी दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है। मतलब कुछ ऐसे साधन जिनके ऊपर हम लंबे समय तक निर्भर रहते हैं वो रिसोर्स होते हैं। फिर रिसोर्सेज में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और प्राकृतिक यानी जो प्रकृति ने दिए। प्रकृति ने जो हमें संसाधन या रिसोर्सेज दिए हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और वो रिसोर्सेज बहुत ही यूजफुल होते हैं मानव समाज के लिए। और वो कई सारे संसाधन हैं, उनमें वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन और भूमि संसाधन। अब हम एक एक संसाधन यानी एक एक रिसोर्सेज डिटेल में लेंगे। पहला हम ले रहे हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधन। वन संसाधन जो होते हैं वो प्रकृति के रूप को निखारने के लिए होते हैं। प्रकृति का रूप उनसे बहुत अच्छा होता है। वन में जो चीजें पाई जाती हैं, अगर हम उनको प्रकृति से जोड़ें तो प्रकृति बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल हो जाती है। उसके अलावा जो वन्य जीव हैं उनको जीवन देने का काम भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज करते हैं, वन संसाधन करते हैं। वन संसाधन का क्या महत्ता है यानी इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट रिसोर्सेज की? तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज की ये इंपॉर्टेंस है कि फॉरेस्ट के द्वारा हमें लकड़ी मिलती है। लकड़ी में एक ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी मिलती है, एक इमारती लकड़ी यानी कि भवन निर्माण कंस्ट्रक्शन के लिए मिलती है। फिर वनों से हमें बहुत सारी औषधियां यानी मेडिसिन मिलती है, गोंद, रेजिन ये मिलते हैं कागज बनाने के लिए, और भी कई मतलब कई सारी चीजों को बनाने के लिए जो हमारे उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको कच्चा माल यानी कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल जो है वो वन संसाधनों से ही प्राप्त होते हैं। और जो हमारे वन्य जीव है जो वहां रहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे, ये सारे वन्य जीवों के लिए जो वन है वो एक तो आवास का स्थान है, मतलब रहने की जगह है, और एक उनको भोजन, चारा, दूब, घास ये सब जो है वो वन्य जीवों का पेट भी भरते हैं, और वन्य जीवों को रहने का स्थान भी वन संसाधन देता है। उसके अलावा इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वनों की कि बाढ़ से नियंत्रण होता है। भाई पेड़ लगे हुए हैं, पानी जब आ रहा है तो वो रुक रुक के आता है, तो बाढ़ नियंत्रण होता है, जलवायु नियंत्रित होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, जा रही है, क्लोरोफिल है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे फल, तो उससे क्या है कि जलवायु मतलब जितना पानी जो उत्सर्जित हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, तो उससे पूरी जो जलवायु है उसमें वापस से वर्षा आने की संभावना, और ये सब जो है वो वन उसमें मदद करते हैं। तो जलवायु नियंत्रित करते हैं, वर्षा को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार की कितना पानी जो है वाष्पित हो रहा है कैसे वापस आएगा। फिर मिट्टी के कटाव को रोकता है। पेड़ है तो मिट्टी के कटाव नहीं होएगा, अगर पेड़ नहीं है तो मिट्टी कट के और ऊपर से निकल जाएगी, तो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। फिर भूस्खलन को, लैंडस्लाइड्स को रोकते हैं वन संसाधन। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे जीवन के लिए, मानव समाज के लिए, ये सब चीजें हमको वो देते हैं। फिर अगर हम वनों को क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें, तो वनों को तीन
वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला है संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दूसरा है रक्षित वन यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और तीसरा है अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। पहले तरह का है संरक्षित वन। संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अधीन ही होते हैं, और वो पूरे वनों के करीब 30% जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो 30% फॉरेस्ट होते हैं संरक्षित, वो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ शर्तें होती है, उनको उपयोग में लिया जाता है कुछ व्यक्तियों के द्वारा। मतलब कुछ मनुष्यों को जो गवर्नमेंट है वो उन संरक्षित वनों को यूज करने के लिए कुछ शर्तों पे वो उनको दे देती है। दूसरा है रक्षित यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट के अधीन है, और वो करीब 53% होते हैं। जितने वन हैं उनके 53% रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं। और ये जो 53% वन है ये हमारे सबसे काम के हैं, क्योंकि ये वन एज इट इज वो रखते हैं, उनमें बहुत सारे पेड़ और हर उस तरह का वन बनाते हैं, इस तरह का फॉरेस्ट डेवलप करते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, सूखा पड़ रहा है या बाढ़ आ रही है या मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो उन सबको रोकने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए ये जो वन है, फॉरेस्ट है, ये एक रिसोर्स का काम करता है, एक साधन का काम करता है। बाढ़ नहीं आती है, जलवायु का संरक्षण होता है, ये सब जो है वो रक्षित वन के द्वारा होता है। तीसरा जो वर्ग है वन का वो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन जो है वो भी गवर्नमेंट के अधीन है, वो सिर्फ 17% होते हैं। लेकिन इन 17% वनों को सरकार क्या करती है, कुछ व्यक्तियों को कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे दे देती है। फिर वो लोग इन वनों में कुछ वनोपज करते हैं, कोई भी चीज लगती है वहाँ, कोई रबड़ है या कोई गोंद, रेजिन, मेडिसिन या जो भी चीज का वो उपज करते हैं वहाँ, फिर वो उसको बेचते हैं, जो भी चीज उन्होंने वहाँ बनाई है। और बेचने के बाद में एक जो शुल्क होता है वो सरकार को वो जमा कराते हैं। तो सरकार के पास में वन के मतलब वन से एक आय आ जाती है, जिससे कि वन को रक्षित करना और अच्छे से प्रोटेक्ट करने में उनको मदद मिलती है। तो ये अवर्गीकृत वन होते हैं। तो ये जो हुआ ये वनों के बारे में है। अब एक ऐसा टॉपिक है इसमें, डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण। ये वन के अंदर ही है, लेकिन जब वन की कटाई हो गई, वन हटा रहे हैं, काट रहे हैं, वनों का विनाश कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो स्थिति निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मतलब पूरा जंगल और वन और सब संरक्षित है, और बहुत अच्छे पेड़ पौधे, वन जीव, सब चीजें, कीट पतंगे। लेकिन डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों का विनाश होना या फिर वृक्षों की कटाई होना। लेकिन जो ये निर्वनीकरण होते हैं, वो निर्वनीकरण क्यों किया जाता है, तो कुछ उद्देश्य होते हैं, किसी उद्देश्य के कारण वनों को काटा जाता है। तो उस उद्देश्य के अंदर जैसे पहला है लकड़ी, मतलब इस तरह से वो हमको टिम्बर मतलब लकड़ी देते हैं, एक तो भवन निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, एक जलाऊ लकड़ी ईंधन के लिए, तो इसलिए वृक्षों को काटा जाता है। कागज को बनाने के लिए भी वृक्ष काम में आते हैं। फिर औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी वनों को काटा जाता है। फिर खनन के लिए, माइनिंग के लिए भी वृक्षों को काटा जाता है। फिर परिवहन के लिए, वहां से कोई सड़क जा रही है या कोई रेल की पटरी जा रही है या कुछ और नई चीज बन रही है, तो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वनों को काटा जाता है। और खेती के लिए भी कई बार जमीन नहीं होती है पर्याप्त, तो खेती की जमीन को प्राप्त करने के लिए भी वनों को काट के और खेती की जमीन बनाई जाती है। ये तो सब डिफॉरेस्टेशन के उद्देश्य, मतलब निर्वनीकरण जो है वो क्यों किया गया, ये उसके उद्देश्य हैं।
फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी निर्वनीकरण के अंदर ही है, डिफॉरेस्टेशन में ही है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या प्रभाव हुआ। वनों के विनाश हो रहे हैं, तो वनों के विनाश का क्या इफेक्ट होता है। वनों के विनाश का ये इफेक्ट है कि जैविक विविधता खत्म होती है। जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी वन्य जीव है, पौधे हैं, जो भी वहाँ रहते हैं, उगते हैं, तो उनका आवास खत्म हो जाता है। जीव और पेड़ पौधे जो है उनका आवास समाप्त हो जाता है। मृदा अपरदन हो जाता है, मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन हो जाता है। ऊपर की मिट्टी जो है उपजाऊ वो हट जाती है, या फिर उर्वरा शक्ति जो उसकी मतलब उपजाऊ भूमि है वो कम हो जाती है। भूमि का विनाश हो जाता है, बाढ़ आती है, या फिर जो औषधियां हैं, मेडिसिन जो हैं वो हमको कम अवेलेबल होती है कि वनों का विनाश हो गया तो मेडिसिन उगेगी कहाँ, तो मेडिसिन जो है वो कम मिलती है हमको, और घास के मैदान कम हो जाते हैं, और कई बार वर्षा में कमी जो है वो निर्वनीकरण के कारण ही होती है, क्योंकि वनों के कारण वर्षा आ रही है, तो जब वन नहीं होंगे तो वर्षा कम हो जाएगी। निर्वनीकरण के अंदर ही एक और टॉपिक है कि ये तो वन को काटने का उद्देश्य है, ये वनों के काटने से प्रभाव हुआ। अब हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे। प्रिवेंशन मतलब रोकना, वनों के विनाश को रोकने के उपाय। अगर हम डिफॉरेस्टेशन होने ही ना दें तो ये प्रभाव होगा ही नहीं। तो रोकने के क्या उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि गवर्नमेंट को एक रूल बना देना चाहिए कि 33% जो पार्ट है वनों का वो एज इट इज रहे और उसको कठोरता से पालन हो। कोई भी देश, कोई सी भी जगह हो, वहाँ वन वन की तरह ही रहे, वहाँ पेड़ पौधे, औषधि, जीव, जो भी वहाँ रहते हैं वो एज इट इज रहे। तो 33% वन रहना चाहिए। फिर उसके बाद में खनन की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वहाँ कोई चीज ऐसी है कि बहुत ही वैल्यूबल है तो एक बात है, बाकी तो ऐसा नहीं है। सभी जगह कुछ न कुछ तो खनिज होते ही होंगे, तो वनों को नहीं काटने देना चाहिए खनन के लिए। तो खनन की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर वृक्ष को काटना है, बहुत जरूरी है, तो वृक्ष काट लो, लेकिन एक वृक्ष काटो तो उसकी जगह 2 या 3 वृक्ष आप रोपित करो। मतलब एक वृक्ष काटने की जगह 3 वृक्ष लगाओ, जिससे कि कम से कम जब तक बड़े होंगे तो कम से कम एक की जगह एक तो रहेगा। तो एक की जगह हमको अधिक संख्या यानी 3 या 4 पेड़ लगवाने चाहिए। फिर जहाँ जो लकड़ी यूज होती है उसकी जगह गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि आप आयरन, एल्यूमिनियम या कोई और खनिज यूज करें जो कि अगर बहुतायत में है, क्योंकि लकड़ी जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है और वो खराब भी हो जाती है जल्दी। तो लकड़ी की जगह आयरन यानी लोहे को उपयोग करने के लिए कहना चाहिए। उसके अलावा अगर जलाऊ लकड़ी के लिए वन काटते हैं तो फिर कुछ ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो तीव्र गति से, मतलब 1-1, 2-2, 3-3 मीटर फटाफट ऊंचे हो जाते हैं। फिर उनका ऊपर का पार्ट काट लिया, फिर दूसरा पेड़ उग गया या वही पेड़ ऊपर से। तो जो तीव्र गति से जिसका विकास होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, उसको जलाऊ लकड़ी के लिए लेना चाहिए। उसके अलावा हम गैस को भी, रसोई गैस को भी हम ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग पेड़ों को यूं ही काट देते हैं। तो औषधि महत्व अगर किसी पेड़ का है तो व्यक्तियों को जानकारी देनी चाहिए औषधीय महत्व की, जिससे कि उन पेड़ों की कटाई ना हो और वो पेड़ जो हैं वो वनों में सुरक्षित रहें और ज्यादा से ज्यादा औषधियां और मेडिसिन मनुष्यों तक पहुंच सके। तो ये है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन में बहुत सारे संसाधन हैं, वन, जल, खनिज, खाद्य, ऊर्जा, भूमि। उसमें मैंने आज पहला संसाधन, पहला रिसोर्स यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधन के बारे में पढ़ाया कि वन क्या देते हैं, वनों की महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वन जो है वो कितनी तरह के होते हैं, और अगर वन कट जाते हैं और निर्वनीकरण होता है तो निर्वनीकरण किसे कहते हैं, निर्वनीकरण क्यों किया जाता है, निर्वनीकरण के इफेक्ट क्या है लोगों पे, और निर्वनीकरण ना हो उसका क्या उपाय या प्रिवेंशन है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट संसाधन, जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे।